फिर एक बार नमस्कार दोस्तों। अपनी ऑनलाइन क्लासों में वीडियो में कुछ दिनों की देरी हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अपने मूल टॉपिक पे आते हैं। मूल टॉपिक हमें राजनीति विज्ञान पार्ट सेकंड और टॉपिक था अपने नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों में हम चर्चा कर रहे थे कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और भारत के संविधान में इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेखित है। इसमें हमने आर्टिकल 36 से आर्टिकल 43 तक पीछे के वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आज हमें आगे आर्टिकल 44 से शुरू करेंगे। आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 में नीति निर्देशक तत्वों में किसका उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 44 ये कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 ये कहता है नीति निर्देशक तत्वों में कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है, जिसमें भारत व इसके राज्यों में नागरिकों को समान सिविल संहिता प्रदान की गई है। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख करता है। इसमें भारत और उसके राज्य के नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्रदान की गई है। आर्टिकल 45 ये कहता है, आर्टिकल 45 प्रारंभिक शैशवावस्था में देख रेख व 6 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चे को शिक्षा उपलब्ध करवाना अभिभावक का कर्तव्य है। प्रारंभिक शैशवावस्था में देखरेख व 6 से 14 वर्ष तक बच्चे को शिक्षा उपलब्ध करवाना अभिभावक का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 45 नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 45 ये कहता है कि जो प्रारंभिक शैशवावस्था है जिसमें बच्चे की देखरेख है, वो अभिभावक अपनी निगरानी में रखता हुआ उसको शिक्षा की व्यवस्था करवाएगा। 6 वर्ष से कम आयु
तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना अभिभावक का कर्तव्य होगा। प्रारंभिक शैशवावस्था, उसमें देखरेख और 6 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना अभिभावक का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख करता है। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख और शिक्षा का प्रावधान निर्धारित अभिभावकों के द्वारा करवाया जाएगा। आर्टिकल 46 SC ST की शिक्षा व अर्थ संबंधित SC ST के शिक्षा व अर्थ संबंधित आर्थिक व्यवस्था का प्रावधान करना, या इसमें आप जोड़ सकते हो दुर्बल वर्ग। SC ST के शिक्षा व अर्थ संबंधित व्यवस्था का निर्धारण करना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शैक्षिक और आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण करना, शिक्षा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का निर्धारण करना। आर्टिकल 46 इसका निर्धारण करता है। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, पोषाहार स्तर व जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और लोक स्वास्थ्य सुधार ऊंचा उठाना और लोक स्वास्थ्य सुधार करना राज्य का कर्तव्य होगा। पोषाहार व जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, लोक स्वास्थ्य सुधार करना, यह राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 47 ये निर्धारित करता है कि राज्य का कर्तव्य है, राज्य का दायित्व है कि वो पोषाहार और जीवन स्तर को ऊपर उठाए, लोगों के स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर कर्तव्य का निर्वहन करे। इसी में जैसे मादक पेय पदार्थ, इसी में मादक पेय पदार्थों व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय पदार्थ व स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कारकों या पदार्थों पर रोक लगाना, यह भी राज्य का कर्तव्य है। आर्टिकल 47 कहता है कि यह भी राज्य का कर्तव्य है कि जो मादक पेय पदार्थ हैं या जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थ या औषधियाँ हैं, उनके ऊपर राज्य पूर्ण रूप से नियंत्रण रखेगा। आर्टिकल 47 कृषि व पशुपालन का संचालन या संगठन। आर्टिकल 48 कृषि व पशुपालन का संचालन या संगठन। कृषि व पशुपालन का संचालन या संगठन। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर बल देता है। कृषि और पशुपालन यानी जो अच्छी नस्ल के पशु हैं उनको पालन पोषण करने और जो उर्वरक बीज खाद आदि उपलब्ध करवा करके इनको सुदृढ़ करने के ऊपर राज्य ये कर्तव्य है, राज्य का ये दायित्व है कि वो इनके ऊपर विशेष बल दे और अच्छी नस्ल के पशुओं का संचार करवाए, अच्छी नस्ल के पशुओं की प्रजातियां उत्पन्न करवाए। कृषि को उर्वरक बनाने के लिए अच्छी नस्ल के कीटनाशक दवाइयाँ हैं, उर्वरक खाद है, अच्छी नस्ल का बीज है आदि उपलब्ध करवाए। ये आर्टिकल 48 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का संचार करना, कहने का तात्पर्य है कि जो आधुनिकता है उस आधुनिकता का इसमें संचार किया जाना चाहिए। अब इसी 48 में एक संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन
1976 में, जिसमें आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48 आप उसको क्या कह सकते हैं। इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। और वो क्या चीज़ जोड़ी गई है कि पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन, इसमें पर्यावरण का संरक्षण करना, आर्टिकल 48 में जो संशोधन हुआ उसमें पर्यावरण का संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, इसी के साथ वन और वन्य जीवों की रक्षा करना, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। आर्टिकल 48 ये कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। आर्टिकल 48 ये कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन करना, कृषि और पशुपालन का संचालन करना, यानी वैज्ञानिक पद्धति का इसमें समावेशित करना। इसी में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत ये चीज़ 48 में और जोड़ी गई है, जिसमें पर्यावरण का संरक्षण करना, संवर्धन करना, वन वन्य जीवों की रक्षा करना ये निर्धारित किया गया है। आर्टिकल जो 49 है, आर्टिकल 49 ये कहता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के, आर्टिकल 49 ये कहता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, और वस्तुओं का संरक्षण करना ये राज्य का कर्तव्य है। कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक बने हुए हैं, पर्यटक की दृष्टि से हैं या अन्य उपयोगी दृष्टि से हैं, जो प्रसिद्ध स्थान हैं, जो प्रभावशाली वस्तुएं हैं, उनकी सुरक्षा करने का दायित्व राज्य का होगा आर्टिकल 49 में। और आर्टिकल जो 50 है, वो आर्टिकल 50 इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 50 ये कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करता है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना। आर्टिकल 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना। आर्टिकल 50 जो अपने नीति निर्देशक तत्व हैं, उन नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 50 ये कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करना। और आर्टिकल 51 जो शांति व्यवस्था का प्रतिपादन करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति करता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिव्यक्ति करता है, अभिवृद्धि करता है। इस प्रकार से ये जो अपने नीति निर्देशक तत्व हैं, और इन नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में, भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से भाग 4 अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक जो उल्लेख किया गया है, उसमें हमने पूर्व में जो वीडियो दिया था, उस पूर्व के वीडियो में हमने आर्टिकल 36 से 43 तक उल्लेख किया है। एक बार उनका दोबारा से हम रिवीजन करते हैं कि आर्टिकल 36 से 43 तक कौन कौन से नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया है। उसके बाद में आर्टिकल जो 44 है, वो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख करता है। आर्टिकल जो 45 है, वो जो प्रारंभिक शिक्षा है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को शिक्षा की व्यवस्था करवाने का दायित्व अभिभावकों को देता है।
आर्टिकल जो 46 है वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था का निर्धारण करवाने पर बल देता है। आर्टिकल जो 47 है वो पोषाहार और जीवन स्तर को ऊपर उठाने, इसी के साथ लोक स्वास्थ्य में सुधार करने पर बल देता है। और जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले जैसे मादक पेय पदार्थ हैं या फिर जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियाँ हैं उनके ऊपर नियंत्रण करवाने पर बल देता है। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन व्यावसायिक पद्धतियों पर बल देता है, जिसमें यह निर्धारित करता है कि जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उन वैज्ञानिक पद्धतियों का कृषि में समावेश होना चाहिए और वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से कृषि का संचालन किया जाना चाहिए। इसी आर्टिकल 48 में एक 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और उस 42वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 48 का एक उपभाग और बनाया गया, और उस उपभाग में पर्यावरण का संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना, वन और वन्य जीवों की रक्षा करना आर्टिकल 48 क में जोड़ा गया है। इसी के साथ आर्टिकल जो 49 है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के जो स्थान हैं, राष्ट्रीय महत्व की जो वस्तुएं हैं उनकी सुरक्षा करने का दायित्व भी राज्य को प्रदान करता है। आर्टिकल जो 50 है वो आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने का कार्य करता है, और आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था कायम करने का कार्य करता है।